हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि नाइन्थ क्लास में हम जैसे ही आते हैं तो मैथ्स का जो पैटर्न है बिल्कुल चेंज हो जाता है। इससे पहले हम लोग कभी थ्योरम नहीं पढ़ते हैं 8th क्लास तक के, और जैसे ही हम लोग 9th क्लास में आते हैं तो हम लोग प्रमेय या थ्योरम पढ़ते हैं। ठीक है, तो पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा है चैप्टर 5 यूक्लिड्स इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ओके, तो अगर आप इस टॉपिक को इसलिए मिस कर देते हैं कि यार थ्योरेटिकल है, इसको एग्जाम के टाइम में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप फेस करने वाले हैं 9th में और 10th क्लास में, क्योंकि ये जो बेस है यही आपको आगे लेकर के जाएगा। अगर आप इसी को छोड़ देंगे तो आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप लोग फेस करेंगे। ओके, तो यूक्लिड्स हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि यार आखिर ये यूक्लिड्स थे कौन और इनका कंट्रीब्यूशन क्या है मैथमेटिक्स में। ओके, तो चलिए आज के इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और साथ में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, यूक्लिड्स कौन थे और उनका कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स में क्या था, और उसके बाद उन्होंने जो एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स के बारे में जानकारी दी थी एक्चुअल में वो था क्या। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ओके, चलिए, तो ज्योमेट्री के बारे में उन्होंने एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट दिया था। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ज्योमेट्री होता क्या है। ज्योमेट्री ज्यामिति बोला जाता है जिसे हिंदी में। ओके, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को कवर करता हुआ चल रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैथ्स साइंस या कोई भी लैंग्वेज हो, सॉरी कोई भी साइंस हो, है ना, सिर्फ एक लैंग्वेज की वजह से बच्चों को दिक्कत ना आए। ओके, तो ज्योमेट्री ज्यामिति हिंदी में, और ज्योमेट्री जो वर्ड आया है ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसमें जियो GEO का मतलब होता है अर्थ, पृथ्वी, है ना, एंड मैट्रियन मतलब होता है मेजर, मतलब पृथ्वी का मेजरमेंट, है ना, लैंड मेजरमेंट। ठीक है, किसी का कोई खेत है या किसी का कोई घर बनाने के लिए प्लॉट है तो उसको मेजर करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एक ही शेप में हो, अलग अलग शेप में भी हो सकता है। तो उसको एग्जैक्टली मेजर करना, है ना, वो किस साइंस के किस पार्ट में आता है मैथमेटिक्स के, वो आता है ज्योमेट्री के। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लैंड। ओके, तो ये आया ग्रीक वर्ड से, और ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो है ये बहुत ही प्राचीन समय से इसकी स्टडी की जा रही है। ओके, जैसे कि मैं बात करूं इजिप्ट की, ग्रीस की, चाइना की, इंडिया की और बेबीलोनिया की। ठीक है, यहां पे यूज तो किया जा रहा था ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को, और जब भी उन्हें जरूरत पड़ती थी तो वो यूज करते थे। ठीक है, अब कभी बाढ़ के समय में किसी के द्वारा बनाया गया लैंड, है ना, या फिर परिसीमा जहां बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज बनाई गई अपने खेत की, और जब बाढ़ आई तो वो जो बाउंड्री है वो मतलब डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई, पानी ने उसको बहा के ले जा लिया। अब जब दोबारा उन्हें खेती करना है या बनाना है ना, तो अब बाउंड्री जो है उसको फिर से बनाना होगा उन्हें। ठीक है, बट वहां पे बाउंड्री नहीं है, तो इस कंडीशन में उन्हें बाउंड्रीज को फिर से तैयार करने के लिए इन ज्योमेट्रिकली आइडियाज को यूज करना होता था। ठीक है, बट उस टाइम पे लोग यूज करते थे, ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को यूज करते थे, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीका नहीं था, सिस्टमैटिक तरीका नहीं था। तो यूक्लिड्स ने उसी के बारे में लोगों को एक सिस्टम से बताया था। हम आगे जानेंगे कि कैसा क्या हुआ था और यूक्लिड्स एक्चुअल में थे कौन। ठीक है, तो ज्योमेट्री के बारे में हम लोग देख रहे हैं अभी, उसके बाद स्टार्ट करेंगे यूक्लिड के बारे में, है ना। तो ज्योमेट्री एक्चुअल में पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं और बहुत सारे पेरेंट्स भी ये चीज बोलते हैं कि यार क्यों पढ़ाया जाता है एंगल और
बहुत सारी चीज़ें, मेजरमेंट, सेंटीमीटर, मीटर, है ना, क्यों पढ़ाया जाता है? हमारे बच्चे तो यूज़ ही नहीं करते कभी। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को हम एप्लीकेशंस ऑफ ज्योमेट्री, इसके अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे। जैसे कि टू मेक ग्लोरियस टेम्पल्स, जो आप टेम्पल्स देखते हैं बहुत सारे, जैन मंदिर, बौद्ध मंदिर, दुर्गा माता का मंदिर, और जितने सारे जो मज़ार बनते हैं, मस्जिद बनते हैं, है ना, जितनी सारी बिल्डिंग्स बनती हैं, उन सब में क्या यूज होता है? ज्योमेट्रिकल आइडियाज यूज होते हैं। ओके, मैं बात करूं एंगल की, या फिर स्क्वायर की, या फिर रोम्बस की, या फिर स्क्वायर की, बहुत सारे शेप हैं। ठीक है, वो सारा आइडिया जो है वो कहाँ से आता है? ज्योमेट्री के नॉलेज से। उसके बाद इंजीनियरिंग फील्ड्स, इंजीनियरिंग के जितने फील्ड हैं सभी में ज्योमेट्री को यूज किया जाता है। इवन टॉयज बनाने के लिए भी जब एक परफेक्ट शेप दिया जाता है, या कार का डिजाइन हो, या फिर बच्चों का कोई भी खिलौना हो, उसमें ज्योमेट्री के आइडियाज को यूज किया जाता है। उसके बाद फैशन डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग में अगर कोई नया मार्केट में कपड़ा आया है, ठीक है, तो उसका मेजरमेंट करना बहुत जरूरी होता है, और विदाउट ज्योमेट्रिकल आइडियाज आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फैशन डिजाइनिंग में भी इसका यूज है। उसके बाद बायोकेमिकल मॉडलिंग करने में, उसके बाद डिजाइनिंग, कोई भी चीज अगर डिजाइन करना है तो उसके लिए भी ज्योमेट्री को यूज किया जाता है। उसके बाद कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड टिपोग्राफी, है ना, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स और टिपोग्राफी को बनाने के लिए भी मेजरमेंट की जरूरत होती है। तो यहाँ पे अगेन जो ज्योमेट्रिकल आइडियाज है उसको यूज किया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ लैंड, हमने पहले देख लिया। रैपिंग गिफ्ट्स, अगर कोई गिफ्ट दिया हुआ है तो हमें अगर उसे पैक करना है अच्छे से, है ना, अट्रैक्टिव बना करके, तो हमें फर्दर वहां पे मेजर करना होता है। रैपिंग जो पेपर आते हैं, है ना, जिसपे हमें गिफ्ट पैक करना होता है, तो उसका मेजरमेंट करते हैं हम कि इतने इतने में हमारा गिफ्ट पैक हो जाएगा। अगेन हमने वहां पे ज्योमेट्रिकल आइडियाज को यूज किया है। शेप्स यूज्ड फॉर डिफरेंट साइन बोर्ड्स, तो आपने बहुत सारे शाइन बोर्ड देखे होंगे, इवन लोकेशन बोर्ड भी देखा होगा, जिसमें अलग अलग शाइन बने होते हैं। विदाउट मेजरमेंट ये पॉसिबल नहीं है। ओके, अदरवाइज वो कुछ अलग सा दिखेगा। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे मेजरमेंट किया है, इसीलिए वो ज्योमेट्रिकल आइडियाज में आएगा। ठीक है, तो ज्योमेट्री के सारे हमने एप्लीकेशंस देख लिए हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस आप लोगों को पता होंगे, आपने देखा होगा, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्या, यूक्लिड्स के बारे में। ठीक है, यूक्लिड्स कौन थे, कंट्रीब्यूशन क्या था उनका, और एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट जो उन्होंने दिया था वो भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो जब हम लोग बात करते हैं किसकी, यूक्लिड्स की, है ना, तो यूक्लिड्स आए कहाँ से, क्या किया उन्होंने, और इतना क्यों है ना। तो सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो थेल्स अपने समय के एक बहुत बड़े ग्रीक मैथमेटिशियन थे, और उनके शिष्य जो हुए पाइथागोरस, है ना। तो थेल्स जो है पहला नोन प्रूफ उन्होंने दिया था कि जो सर्किल है वो डायमीटर के थ्रू बाइसेक्टेड होता है। ठीक है, मतलब डायमीटर से वो बाइसेक्ट होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। ये उन्होंने नोन प्रूफ दिया था फर्स्ट, कितने, थेल्स ने। उसके बाद बात आती है उनके जो चेले हुए, कौन, पाइथागोरस। पाइथागोरस भी बहुत फेमस मैथमेटिशियन है, सभी को पढ़ना पड़ता है, आगे भी आप चैप्टर में पढ़ेंगे, और इवन 7th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा पाइथागोरस जो थ्योरम है वो। ठीक है, तो पाइथागोरस जो बहुत फेमस मैथमेटिशियन है, उन्होंने अपने ग्रुप के साथ मिलकर के बहुत काम किया था मैथ्स के ऊपर से। हिज ग्रुप डिस्कवर्ड मैनी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, तो उन्होंने और उनके ग्रुप ने मिलकर के ज्योमेट्रिकल आइडियाज और ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज डेवलप की थी, है ना। अब ये सिस्टमैटिक मैनर में नहीं था, ठीक, सिस्टमैटिक मैनर में नहीं था। तो अब कौन आए, लगभग सॉरी बिफोर क्राइस्ट, है ना, क्राइस्ट के जन्म के 300 साल पहले लगभग कौन आए, यूक्लिड, जो कि एक मैथ्स के टीचर थे और इजिप्शियन मैथमेटिशियन थे, है ना, टीचर थे। तो उन्होंने पाइथागोरस और उनके ग्रुप ने जो वर्क किया हुआ था, ठीक है, उसको कलेक्ट किया और उसको एक सिस्टमैटिक मैनर में, सिस्टमैटिक फॉर्म में
अरेंज किया और उस रिकॉर्ड को व्यवस्थित किया, किसमें, ट्रेटिस रिकॉर्ड के फॉर्म में। ठीक है, मान के चलो आपके दादाजी ने बहुत बड़ा काम किया है ना, वो डायरी मेंटेन करते थे और उसके बाद एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो डायरी मेंटेन करने की उनकी आदत थी और वो उसको लिखते रहते थे अव्यवस्थित तरीके से, कहीं भी लिख दिया है ना, जो भी। तो अब उनका जो होता है, आप अगर आप चाहते हो कि उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से आप लॉन्च करना चाहते हो कोई बुक, है ना, अपने दादाजी के जीवनी के ऊपर से, ठीक है, तो आप उसको क्या करोगे, एक व्यवस्थित रूप दोगे कि उनके शौक क्या थे, उनके सपने क्या थे, ये सारी चीजें, ठीक है, और कोई मेथड अगर उसमें लिखी हुई वो सब। तो वही काम किया था किसने, यूक्लिड ने पाइथागोरस उसके ग्रुप ने जो काम किया हुआ था उसको कलेक्ट किया और उसको अरेंज किया एक सिस्टमेटिक फॉर्म में, है ना, और सिस्टमेटिक फॉर्म में करने के बाद उसको नाम दिया एलिमेंट्स। क्या नाम दिया, एलिमेंट्स। और उस एलिमेंट्स को 13 पार्ट में डिवाइड किया। कितने, 13 पार्ट में डिवाइड किया, है ना, 13 चैप्टर्स में। और हर एक चैप्टर को नाम दिया उसने बुक, है ना, ठीक है, हर एक चैप्टर का नाम उसने बुक के नाम से दिया हुआ था, ठीक है। अब ये बात आ गई, अब यूक्लिड ने जो बताया था एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स का ज्योमेट्री से रिलेटेड, अब हम लोग यहां पे मेन पॉइंट पे आ रहे हैं। यूक्लिड्स डेफिनेशंस, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। ओके, तो यूक्लिड ने कौन कौन से डेफिनेशन दिए थे, एक्सियम एंड पोस्टुलेट दिए थे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। जैसे कि उन्होंने डेफिनेशन दिया था, अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। सेकेंड, अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। थर्ड, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। फोर्थ, a straight line is a line which lies evenly with the points on itself. Fifth, a surface is that which has length and breadth only. The edges of a surface are lines. Seventh वाला उन्होंने definition दिया था, a plane surface is a surface which lies evenly with the straight lines on itself. Okay, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक एक पॉइंट की, एक एक डेफिनेशन की, है ना, तो पॉइंट को उन्होंने डिस्क्राइब किया एज अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट, है ना। अगर हम बात करें पार्ट की, हैज़ नो पार्ट, है ना, तो हमें नो पार्ट, जो पार्ट किस पार्ट की बात कर रहा है उसको भी हमें फर्दर डिफाइन करना होगा, है ना। अगर हम पार्ट की बात करें तो दिस ऑक्यूपाइज एरिया, अगेन एन एरिया को फिर से डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि एरिया होता क्या है, ठीक है। तो मतलब एक चीज़ को डिफाइन करने के लिए उससे जुड़ी हुई दूसरी चीज़ को डिफाइन करना पड़ रहा है, फिर उस चीज़ को डिफाइन करना पड़ रहा है, मतलब एक चैन बन रही है जो कभी ख़त्म नहीं हो रही है ना। तो इस रीज़न से मैथमेटिशियन ने इन टर्म्स को अनडिफाइंड कैटेगरी में डाला। किस कैटेगरी में डाला, अनडिफाइंड कैटेगरी में। और इन चीज़ों को हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, इंट्यूटिव, अंतर्ज्ञान, अंदर से आता है कि यार पॉइंट जो है उसे डॉट से हमें रिप्रेजेंट करना है। और आप जानते हैं कि डॉट एक बिंदु है ना, उसका कुछ ना कुछ डायमेंशन तो होता ही है, ठीक है, बट ऐसा माना गया है, ठीक है, कि इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ऐसा माना गया है। ओके, नेग्लिजिबल है, इसलिए इसे माना गया है कि नहीं होता है ना, इसलिए इसे हैज़ नो पार्ट ये बोला, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। वी टेक अ पॉइंट, अ लाइन एंड अ प्लेन। इन यूक्लिड्स वर्ड्स, अ प्लेन सरफेस एज अनडिफाइंड टर्म्स। तो इन्हें अनडिफाइंड टर्म्स बोला गया है। द ओनली थिंग इज दैट वी कैन रिप्रेजेंट दैम इंट्यूटिवली, है ना। हम सिर्फ इसे फिजिकल मॉडल को दिखा करके ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये पॉइंट है, ये लाइन है, ये सरफेस है, ये प्लेन है ना। इसे ऐसे हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते विदाउट फिजिकल मॉडल, ठीक है। तो इसे अनडिफाइंड टर्म्स के फॉर्म में रखा गया है। Starting with his definitions, Euclid assumed certain properties which were not to be proved, है ना। तो यूक्लिड ने जो
एज्यूम किया था कुछ निश्चित प्रॉपर्टीज, है ना, जिसे प्रूव नहीं किया जा सकता, है ना, बट वो सही है। दीज एजम्पशंस आर एक्चुअली ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये अपने आप में यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य जिसे कहा जाता है, ठीक है। ही डिवाइडेड दैम इनटू टू टाइप्स। इन्होंने इसे एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट में डिवाइड किया, ओके। And he used the term postulate for the assumptions that were specific to geometry. ऐसी प्रॉपर्टीज जिन्हें विदाउट फिजिकल मॉडल डिफाइन नहीं किया जा सकता, उन्होंने इसे बोला ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ, नाम दिया पोस्टुलेट एंड एक्सियम्स। तो ये दो दो वर्ड क्यों यूज़ कर रहा है? पोस्टुलेट वहाँ पे यूज़ करता है जब वो स्पेसिफिकली ज्योमेट्री के बारे में बात करता है, और कॉमन नोशंस ऑफन कॉल्ड एक्सियम्स, है ना। तो ज्योमेट्री के अलावा दूसरे जो मैथमेटिक्स के ब्रांच है ना, वहाँ पे अगर ऐसा कोई ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जिसे प्रूव नहीं किया जा सकता लेकिन वो अपने आप में सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है, तो उसे एक्सियम बोला। On the other hand, were assumptions used throughout mathematics and not specifically linked to geometry. For details about axioms and postulates, refer to Appendix 1. Some of Euclid's axioms not in his order are given below. Okay, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ओके। तो इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइस, यूक्लिड ने जो ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसे विदाउट फिजिकल मॉडल प्रूव नहीं किया जा सकता, है ना, उसे उसने दो पार्ट में डिवाइड करा, पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम्स, ओके। इंटरचेंजेबली हम देख सकते हैं कि दोनों को आपस में यूज किया जा सकता है, बट इनकी स्पेसिफिक यूजेस हैं, ओके। तो पोस्टुलेट और एक्सियम्स दोनों ही ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कि है सही, है सत्य, लेकिन उसे इजीली प्रूव नहीं किया जा सकता इंट्यूटिवली, अंतर्ज्ञान से, ठीक है। हम बता सकते हैं कि दिस इज पॉइंट, है ना, जैसे डॉट के बारे में बात कर रहे थे हम लोग कि जैसे ये है, ये पॉइंट है, इसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट, है ना, इसे हम डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर हम इसे मेजर करेंगे तो कुछ ना कुछ इसका डायमेंशन होगा, ठीक है। बट ऐसा बोला गया कि इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, हैज नो पार्ट, ठीक है। तो ये अपने आप में यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना। तो यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए ज्योमेट्री में पोस्टुलेट बोला गया, और अगर वो ज्योमेट्री से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है मैथ्स में तो उसे क्या बोला जाएगा? एक्सियम्स, ठीक है। आगे का जो सेकंड पार्ट आएगा, पार्ट 2, है ना, उसमें हम लोग एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स कौन कौन से हैं इसको डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे एनसीईआरटी 9th क्लास की बुक में दिया हुआ है, ठीक है, अपेंडिक्स 1 में, ओके। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया, नहीं आया, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या कमी रह गई, ठीक है। हम और भी कोशिश करेंगे अपने वीडियोस को, अपने एक्सप्लेनेशन को कुछ इम्प्रूव करने की, आपके हिसाब से मॉडिफाई करने की, ओके। चलिए अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, थैंक यू सो मच।